के बिठाने का मकसद ये था कि एक इकट्ठ हो, यगानत हो और एक भाईचारा हो। वेबसाइट तैयार किया जाए, जिस तरह गुलफराज भाई ने एक मशवरा दिया, को भी इस चीज़ की अवेयरनेस दी है। वो चीज़ों की समझ नहीं है, गाइड नहीं है। किसान के अंदर जब एक बर्ड चढ़ता है ना तो दूसरा गिरता है। मेरा ख्याल है कि सबको जो है वो हकीकत भी दिखाई जाए। ये जैसे प्रमोशन बर्ड्स को अपील कर रहे हैं, हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। बल्कि जो बर्ड्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारे उस नीचे उतार दिए। जनाब मैं हफीज़ साहब का दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा जी। मेरे भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। बिल्कुल सर आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। जज़ाकल्लाह सर आपने माशाल्लाह से गैदरिंग की है, पूरे पाकिस्तान से एग्रीकल्चरर्स को इनवाइट किया है। तो सर इस गैदरिंग का पर्पस क्या था मेन? इस गैदरिंग का मकसद ये था, ये सारे मैंने अच्छे ब्रीडर्स बुलाए थे और काफ़ी दूर दूर से भी आए थे और जितने टॉप के ब्रीडर्स हैं उनको बुलाने का मकसद ये था कि लव बर्ड्स के हम छोटी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, वो सारे प्रोग्राम करती हैं न्यू फैंसी के साथ बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स पे, बर्ड्स हॉबीज़ पे। लेकिन इनको बुलाने का मकसद ये था सब भाइयों को, अच्छे ब्रीडर्स को, कि बर्ड्स जो हॉबी है इसको और किस तरह ऊपर लेके जाया जाए। माशाल्लाह अभी बड़ी राइजिंग साइड पे है, बड़ा न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें और क्या बेहतरी की क्या गुंजाइश है। तो मैंने इनसे यही सबसे कहा था कि आप कोई ना कोई इस तरह की राय दें जिससे इस हॉबी को और किया जाए। इसमें बड़ी अभी गुंजाइश है। देखें ना, आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, उसके बाद बर्ड्स में इसको हॉबी को और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है। तो कुछ दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की कि छोटे छोटे शहरों में हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। कोई एक दोस्त ने कहा जी हम लेडीज़ को, कितनी नंबर ऑफ़ लेडीज़ को उनको एक एसोसिएशन बना के तो वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जब ये बड़े ब्रीडर्स आपस में डिस्कस करते हैं और दूसरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है एक मोहब्बत और एक जिगानत के साथ ना, तो उससे फिर हॉबी को बड़ा फ़ायदा होता है। नवीद भाई आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान में इस क्वालिटी के बर्ड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। यहाँ से अभी तकरीबन चंद साल पहले क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई पाकिस्तान के अंदर, अलॉट। तो आपको क्या लगता है बर्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कैसे कोलैबोरेशन करनी चाहिए आपस में? सबसे पहले हम बाहर के ममालिक में बायर्स तलाश करें और उनको रिस्पॉन्ड दें, फिर उसके बाद अपनी कीमतों के अंदर कुछ कमी पेशी करें, फिर उसके बाद हम एक्सपोर्टर से रब्ता करें कि भाई उसका लीगल या इलीगल प्रोसीजर क्या है बर्ड भेजने का। तो रहीम भाई आपके मुताबिक इस टाइम माशाल्लाह लव बर्ड फार्मिंग कोटेज इंडस्ट्री बन चुकी है, क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए एग्रीकल्चरर्स को इसको ज़्यादा ग्रो कर सके? यार देखो, गवर्नमेंट किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट को इससे दूर रखो। अच्छा है अंजला भाई, इस टाइम लव बर्ड बहुत ज़्यादा ब्रीड हो रहा है, तो आपके मुताबिक इसकी सप्लाई कहाँ पे जाएगी? सर देखें, सप्लाई और डिमांड का एक नेचुरल सा रूल है कि जब किसी की सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है। ये मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो चीज़ें ऊपर चढ़ती हैं। अभी तक तो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर हर साल इतना ब्रीडर आ रहा है कि आपको सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन एक जैसे नेचुरल उसूल होता है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम होती है, तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार ये है कि वो बर्ड मार्केट से उठाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान में ये काम बड़ी देर से हो रहा है, स्पेशली जो कमर्शियल बर्ड है आपका, रेड आई जो बर्ड है आपका, वो जब भी यहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है वो मार्केट से जितना मैक्सिमम बर्ड उठाते हैं बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं।
लेकिन इस सिलसिले में अभी तक इतनी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं हैं, नई नई म्यूटेशंस आ रही हैं, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। अभी तक चीज़ें स्टेबल हैं, ऐसी सूरत में नहीं है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। स्टिल लोग बर्ड मांग रहे हैं, हमारे पास बर्ड नहीं है देने के लिए, ये सूरत हाल बनी हुई है। हाँ, जब अब उसूल एक ये होता है कि कई मुल्क वाले, जैसे हमारे पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद ख़ास तौर पे इतना बूम आया है कि यूरोप की मार्केट से सारा बर्ड उठा लिया, फ़िलिपाइन से उठा लिया, इंडोनेशिया से उठा लिया, जहाँ थे। इसी तरीके से ये एक कुदरती निज़ाम है कि किसी मुल्क में ऐसी चाहत पैदा होती है तो उनमें डिमांड पैदा होती है, तो फिर एक मुल्क से, जैसे कि हमारे पाकिस्तान से बर्ड एक्सपोर्ट होता रहा, मिडल ईस्ट में होता रहा, स्टिल होता है, आज भी होता है, लेकिन यह है वो करने वाले कुछ और हैं। तो अभी तक कोई ऐसी बॉडी तो नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली सारे काम कर रहे हैं, कोई बॉडी हो जो ये काम करे, आगे चीज़ें बनाए, रास्ते बनाए, ऐसे तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इनफरादी तौर पे लोग हैं जो बर्ड बाहर भेज रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जबकि मार्केट में आपकी बर्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है अभी तक, आप जो मार्केट के अंदर जो एक बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अवैस भाई, आपके मुताबिक लव बर्ड में कौन कौन सी मेन बीमारियां आती हैं? सर जी देखिए, इंसान है, लव बर्ड है या कोई भी जानदार है, उसकी बॉडी में हर वक्त अच्छा बैक्टीरिया और बुरा बैक्टीरिया, ये दोनों चीज़ें हर वक्त मौजूद होती हैं। जो बुरा बैक्टीरिया है उसको हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, जो अच्छा बैक्टीरिया है इसको हम लोग प्रोबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि आप सिर्फ इस चीज़ को समझ लें कि बीमारी आती क्यों है। कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, ये होता क्या है कि जब हम अपने बर्ड को रीलोकेट करते हैं, जगह चेंज होती है, नए घर पे आता है या कोई भी इस तरह का मामला, हमारा बर्ड स्ट्रेस में जाता है। जब वो स्ट्रेस में जाता है उसकी बॉडी का इम्यून लेवल डाउन होता है। जैसे ही इम्यून लेवल डाउन होता है, उसकी बॉडी में मौजूद जो बुरा बैक्टीरिया है वो अच्छे बैक्टीरिया को मारता है और साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है, हम कहते हैं हमारे बर्ड को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अब मोस्टली केसेस के अंदर लोगों को इस चीज़ का डायग्नोसिस ही नहीं पता कि यार हम कोई भी अगर अपने बर्ड को मेडिसिन दे रहे हैं या हमारे बर्ड के साथ अगर कोई इशू आया तो उसको डायग्नोज कैसे करें। मोस्टली लोग जो मेडिसिन का नाम याद होता है वो ठग करके हम उसको देते हैं और हम शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। सबसे कॉमन जो चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे वो रेड आइज़ में या दूसरे बर्ड्स में आँखों का इशू आता है। अब आँखों के इशू के अंदर भी 2-3 किस्म के इश्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है जी। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने लव बर्ड सपोर्टर के यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। अब उसके अंदर होता ही है कि वो होता बर्ड के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हम लोग सिर्फ आई ड्रॉप से आगे ज़्यादा जाते ही नहीं है। जिसको देखेंगे आप वो आई ड्रॉप डाल रहा है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और इवेंचुअली वो चीज़ें बिगड़ती जाती हैं और मज़ीद मामला ख़राब होते हैं। तो उस केस में यही है, आप सबसे पहले बर्ड को केज से सेपरेट करें, ऐसे केज में डालें जिसकी ट्रे साफ़ हो। बर्ड जो ड्रॉपिंग करे आपने उसकी ड्रॉपिंग देखनी है। अगर ड्रॉपिंग में उसके यूरिन का कलर ग्रीन है ना, देन इट मीन्स कि जो आपका बर्ड है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर यूरिन कलर ट्रांसपेरेंट है ना, देन वो कोई सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मतलब कि जिस तरह हम जा रहे हैं, हमारी आँख में कोई चीज़ लगती है तो रगड़ होती है, स्वेलिंग होती है, वो इन्फ्लेमेशन होती है सिर्फ। तो इन्फ्लेमेशन की केस तक तो आई ड्रॉप एक्सेप्टेबल है, बट जब आपका मामला आ जाता है ग्रीन यूरिन का तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इसका ट्रीटमेंट सिंपल यही है, आपके पास बर्ड बीमार होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सबसे बेसिक एंटीबायोटिक हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन है। ह्यूमंस में वेब्रामाइसिन के नाम से आती है, पोल्ट्री में टाइलोडॉक्स के नाम से आती है, और एविकल्चर स्पेशलिस्ट जो हमारे पास विटाफार्म की है वो है सिटावेट। तीनों में से जो फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, वेब्रामाइसिन हर मेडिकल स्टोर से मिलता है। एक कैप्सूल, उसको आपने 100 ml पानी में डालना है, साथ में 2 ml लाइजोवेट डालना है, विच इज़ अ मल्टीविटामिन, बी कम्प्लेक्स, B12 एंड प्रोबायोटिक्स। साथ में उसके आपने 1 ml जेटीपार डालना है, जो कि एक लिवर टॉनिक है, क्योंकि हम जब भी कोई एंटीबायोटिक देते हैं वो बढ़ के डायरेक्ट इंसान है उसके लिवर को इफेक्ट करती है। तो उसके एंटीबायोटिक के असर से बचाने के लिए आपने जेटीपार साथ में यूज़ करना है। तो ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन यूज़ करें 7 डेज़ के लिए। एक कैप्सूल वेब्रामाइसिन, 2 ml जेटीपार, 1 ml लाइजोवेट। ये आपने 100 ml पानी में 7 डेज़ यूज़ करवाएं अपने बर्ड को, इंशाल्लाह 80% डिजीज़ आपकी यहीं पे ठीक हो। किस जगह पर रैंक कर रही है पाकिस्तान में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ आ चुकी हुई है
और ये पहले हॉबी थी और अब ये एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बहुत से घरों के चूल्हे जो हैं वो इससे अब वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको साइड बिजनेस पे लेके चल रहे हैं और मेन बिजनेस से ज़्यादा इसको कमा रहे हैं। ये इस लेवल पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो हफीज़ भाई, एक नया बंदा इस काम को स्टार्ट कर रहा है तो उसे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो नए बंदे को इस चीज़ का शौक होना ज़रूरी है। अगर तो वो देखते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता है और वो समझता है कि मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूँ, तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं है। आपके अंदर शौक हो, आपको बर्ड कीपिंग, बर्ड ब्रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप पैसे कमाएंगे। तो शौक का होना सबसे पहले रहीम भाई, लव बर्ड फार्मिंग कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है, तो आपके मुताबिक जो नया बंदा आएगा इसमें, उसे कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा इसमें? लेकिन ये सबसे पहले जो मैं समझता हूँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना इस फार्मिंग के लिए, वो है शौक, कि आपको लव बर्ड या किसी भी बर्ड का शौक होना चाहिए। उसके बाद तो दूसरी चीज़ है कि बेसिक कीपिंग की, बर्ड की कीपिंग अगर आपने सीख ली तो आप फिर चाहे एक अल्बाइनो रखें या फिर डन फेलो या उससे भी आगे चलें। तो कीपिंग जो है वो सीखने वाली चीज़ है। ऐसे नहीं है कि आपने बस बर्ड लिए और आप उसको रख रहे हैं और वो ब्रीड कर दें, आपको थोड़ा सीखना चाहिए। तो रहीम भाई, आपके मुताबिक एक अच्छे एविकल्चरस में कौन कौन खसूसियात होनी चाहिए? यार अगर 2-3 लफ्ज़ों में कहें तो पहली चीज़ ऑब्वियसली पेशेंस, ठीक है, डेडिकेशन और विजन, सब्र हो और उस पर कंसिस्टेंसी के लिए आप डेडिकेटेड भी हो और विजन के आपने जाना कहाँ तक है। जैसे तो रहीम भाई, इस टाइम लव बर्ड फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इतनी प्रोडक्शन आई थी, उसकी सप्लाई कहाँ पे जाएगी? लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ स्ट्रेंथ हमारे पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन है। 60% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ बेसिकली यूथ और बहुत सारे जितने लोग आ रहे हैं हमारे इसके अंदर वो, और उसके बाद फिर जैसे जैसे बर्ड जो है वो लो प्राइसिंग की तरफ जाता है तो आपको पता ही होगा कि फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होगा। तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल पाकिस्तान में भी और इससे बाहर। वैसे भाई, LSP का शो आ रहा है, उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि आप लोग शो पे आएँ। जो लर्निंग आपकी शो पे होगी वो लर्निंग आप किसी बुक से पढ़ लें, गूगल कर लें। आपकी जो लर्निंग शो डे पे होनी है ना, वो आपको पॉइंट्स और वो लर्निंग आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो सबको मैं कहूँगा कि आप शो में लाजमी पार्टिसिपेट करें। तो वैसे भाई, एक नया बंदा एंटर हो रहा है लव बर्ड फार्मिंग, तो उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उसको यही एडवाइस है कि जी आए तो पैशंस के साथ आए, शौक के साथ आए, ना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आए। क्योंकि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको मिनिमम 3 ईयर्स चाहिए उसको रिटर्न बैक करने के लिए। तो आएँ, आके अच्छे बर्ड ब्रीड करवाएँ, अपना नाम बनाएं, उसके बाद आप सेलिंग या कमर्शियल की तरफ आएँ। अशर भाई, लव बर्ड का फ्यूचर क्या देखते हैं? लव बर्ड का फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है। काफ़ी मतलब ये रिसेंटली काफ़ी एक हाइप क्रिएट हुई थी कि लव बर्ड अब गिर गया चला गया, लेकिन आपके सामने अभी माशाल्लाह से एकदम फिर से एक दफ़ा बूस्ट आया इस इंडस्ट्री में और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। कोई भी इसको गिरा नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से या किसी की मर्ज़ी से नहीं चलेगा। ये अज़लों से चलता आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि किसी की बातों में आके घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। ये एक नेचुरल साइकिल है। जो भी चीज़ एक दफ़ा ऊपर है उसकी मतलब प्रोडक्शन कम है, वो एक प्राइस पे हाई प्राइस पे है, लेकिन बाय द टाइम उसने नीचे आना है। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है। तो लोग इसी चीज़ को देख के घबरा जाते हैं कि शायद ये गिरने लगा है, बट ये इट्स प्रीटी ऑब्वियस। आप किसी भी म्यूटेशन को ले लें, न्यू म्यूटेशन, वो शुरू में कॉस्टली होगी और मतलब बाय द टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। बस इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है और आप इसमें वर्किंग करें। इंशाल्लाह लव बर्ड कहीं नहीं जाता। सुहेब नज़ीर भाई, बर्ड्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बेसिक डाइट क्या देनी चाहिए उसे? देखिए, बेसिक डाइट में जो है ना आपने जाना है नेचुरल चीज़ों पे जाना है, ठीक है। नेचुरल चीज़ों में आप कोई भी कोशिश करें किसी सिंथेटिक वाइटामिन्स को, किसी सिंथेटिक मल्टीवाइटामिन्स के अलावा आप इम्यून बूस्टर्स हैं इनकी तरफ ना जाएं। कोशिश करें कि बर्ड को जितना नेचर के करीब ले जाए। नेचर के अंदर आपके आ जाते हैं वेजिटेबल सोर्स, ठीक है, और एनिमल सोर्स। और वेजिटेबल सोर्स में आपकी वेजिटेबल्स आ जाती हैं सारी। प्रोटीन में आप चले जाएंगे तो आपके एग्स आ जाते हैं, वो आप यूज़ करवा सकते हैं। कार्ब में जाएंगे तो आपकी कॉर्न आ जाएगी, वो बहुत अच्छी है। सॉफ्ट फूड के अंदर आप जाएंगे तो उसके अलावा आपके ग्रेन्स हैं जिसमें मिक्स्ड ग्रेन आते हैं, वो आप यूज़ करवाएं बर्ड को। तो कोशिश करेंगे जितना क्लोज टू नेचर रहे वो सबसे बेस्ट है। मकसूद भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है बर्ड फार्मिंग से? सर इसकी माशाल्लाह पॉजिटिव है और माशाल्लाह अभी तो उस लेवल पे काम हो नहीं रहा, मतलब नंबर्स पे, मतलब इतने लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आएगी, लोग देखेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह ह्यूज नंबर आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह इसमें। मकसूद भाई, आपके मुताबिक नया पर्सन इस हॉबी में एंटर होता है तो किस लेवल तक वो जा सकता है? सर मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 100+ में ब्रीड करवा रहा हूँ
और अच्छे क्वालिटी और अच्छी मतलब वो लेवल के बर्ड हैं। अली भाई ब्रीडिंग सीजन आ रहा है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप देख रहे हैं, देखें इसमें ये चीज़ होती है, जो ब्रीडर होता है उसको अपने बर्ड्स के मूवमेंट देख के पता चल जाता है कि बर्ड्स अभी क्या उसकी प्रोग्रेस चल रही है। तो इस लिहाज से आप उसको देख के उस हिसाब से बॉक्स लगाते हैं कि बर्ड की मूवमेंट क्या है, हैंड क्या बेंड हो रही है, मतलब मेल की क्या मतलब उसकी फ्लाइंग है, उससे आपको जज हो जाता है कि आप उसको कैसे मतलब लेके चलेंगे। और उसके साथ ये जो हम मल्टीविटामिन्स वगैरह यूज़ करवाते हैं नॉर्मली वो कम करवाएं, जो पर्सनली है, नेचुरल करने दें बर्ड को ब्रीड। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं लोग जी डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्टिवेट, ऑमनीवेट, इस तरह की चीज़ें मार्केट में भी जब शिपमेंट आती है ख़त्म हो जाती है, तो आप नेचुरल ब्रीड करवाएं। जैसे कि हमारे पास मोरिंगा है, स्पैरुलिना है, ठीक है, ये नेचुरल है, एगशेल हो गया, हर्ब्स हो गए, ये नेचुरल चीज़ें हैं। बर्ड को एग फूड दें, उसको बर्ड माशाल्लाह हेल्दी रहता है। डीमोटिवेट होने की वजह ये है कि न्यू फेंसर के पास नॉलेज नहीं होता, ठीक है, और वो सिर्फ कैलकुलेट करता है कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा, ये पेयर लूँगा और इतने मेरे पास चेक्स आएंगे और आने के बाद मैं बेचूंगा, बेचने के बाद जो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। तो उसको बर्ड कीपिंग का नहीं पता, उसको पेयरिंग का नहीं पता, उसको फीचर्स का नहीं पता, स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि मैंने अंडे और बच्चों को हैच सर्वाइव किस तरीके से करवाना है, जिस वजह से जो है वो डीमोटिवेट होता है और वो फिर हॉकी करना छोड़ देता है। मोहसिन भाई, आपके मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान किस जगह पर रैंक कर रहा है लव बर्ड फार्मिंग में? लव बर्ड फार्मिंग में तो मैं आपको नहीं कह सकता, चूँकि फ़िलिपाइन में इसको इंडस्ट्री की हैसियत हासिल है, इसी तरह साउथ अफ्रीका में ही। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली मुझे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में किस स्टैंडर्ड का और किस लेवल का लव बर्ड ब्रीड हो रहा है, तो उसमें नो डाउट पाकिस्तान यूरोप के भी कई मुल्कों से आगे इसलिए है कि 2019 में LSP का शो हुआ था, उसमें जज आया था एडविन बेल्जियम से, जो कि BVA सोसाइटी का फाउंडर है। उसने 2019 में कहा था कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बर्ड ब्रीड हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के बर्ड हैं, जो BVA में भी कम्पीट कर सकते हैं। ये बात है 3 साल पुरानी। अब आप खुद सोचें कि 3 साल में पाकिस्तान में लव बर्ड की क्वालिटी और स्टैंडर्ड कहाँ गई हुई है। तो इसलिए कई यूरोप के भी मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान की क्वालिटी जैसा लव बर्ड नहीं है। उस्मान भाई, बहुत सारी बर्ड्स की फार्मिंग है, तो आपने लव बर्ड फार्मिंग को ही क्यों चूज़ किया? लव बर्ड में 2-3 चीज़ें जो हैं वो उसको बाकी चीज़ों से अलग करती हैं। लव बर्ड में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, कलर रेंज बहुत ज़्यादा है, इजी टू ब्रीड बर्ड है और इजी टू सेल है। हॉबी तो अच्छी है ही है, लेकिन उसके साथ अर्निंग बहुत अच्छी है इसमें। तो सर, आप किससे मोटिवेट हो गए लव बर्ड फार्मिंग में आते हैं? मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए जी इस फील्ड में, और LSP के जितने लोग हैं वो सारे सीनियर हैं हमारे से, और बस साथ साथ चल रहे हैं। रहीम भाई हैं, बाकी नवीद शेख साहब हैं, सारों के साथ साथ ही हैं। आपके मुताबिक सर लव बर्ड फार्मिंग के लिए कौन कौन सी मेन चीज़ों का होना लाजमी है? लव बर्ड फार्मिंग के लिए सबसे बड़ी मेन चीज़ जो सी है वो आपको एक तो इसके इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लव बर्ड के मुकाबले में, फिर फिजिबिलिटी आपके पास हो, वो फिजिबिलिटी के मुताबिक इंशाल्लाह आपको जो है वो रिज़ल्ट जो मिलेगा वो ही आपको जो है अल्लाह की मेहरबानी से इसमें फ़ायदा मिलेगा और शौक़ भी आपका पूरा होगा। जाद भाई, इस टाइम लव बर्ड फार्मिंग कौन सी कंट्री टॉप पे जा रही है? क्या पाकिस्तान उस कंट्री को बीट कर सकता है? अच्छा, अगर फार्मिंग के लिहाज से देखें ना तो जो लव बर्ड की फार्मिंग है उसमें फ़िलीपींस और इंडोनेशिया ये टॉप पर हैं और ये काफ़ी टाइम से हैं। और फार्मिंग वहाँ पे जो है ना वो इस तरह से की जाती है कि हर घर में अगर इंटरनेट पे देखें तो हर घर में कम से कम 100 पेड़ लगा, ठीक है। तो पाकिस्तान बिल्कुल उसको बीट कर सकता है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, ओवरऑल लव बर्ड के अलावा भी एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, तो मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में आज से 5 साल बाद 10 साल बाद पाकिस्तान भी जो है वो उस लेवल पे पहुंचेगा जो इसको एक समझ लें कि पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेशन में लव बर्ड जो हैं या ओवरऑल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा हाथ रखेगी इंशाल्लाह। उजाद भाई, आपके मुताबिक एग्रीकल्चर में किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? एग्रीकल्चर में देखें पाकिस्तान में अभी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी फेज़ ही चल रहा है। अभी लोग इसमें नए नए आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अपनी हाउसिंग को बेहतर करें, ठीक है। एक बर्ड बंदा ले तो आता है लेकिन उसके पास रखने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि अपनी कीपिंग को, अपनी हाउसिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसी में जो है वो बेहतरी है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा अब ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जिस लिहाज से पाकिस्तान में ये काम बढ़ रहा है
तो जैसे जैसे किसी ये लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री है, जब इसमें बढ़ता है काम तो उस लिहाज से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे आज से अगर आप कुछ साल पहले देखें, जो पोल्ट्री का बिज़नेस है वो कच्ची छतों पे नीचे और कच्चे शेड होते थे, वहाँ पे किया जाता था। तो अब जो है वो बड़ा एक वेल मेंटेन्ड पोल्ट्री का कंट्रोल शेड होता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि लव बर्ड जो इंडस्ट्री है कि आने वाले पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियाँ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है, जैसे कि पॉक्स वगैरह ये वो। तो मेरा ख्याल है कि हमें कीपिंग पे और हाउसिंग पे जो है वो बेहतर करें, ताकि जो है इसको इंशाल्लाह इसी के थ्रू बेहतर किया जा सके। विटामिन इस्तेमाल करवाने चाहिए कि नेचुरल डाइट पे ग्रो करवाना चाहिए? सर मैं 2018 से ब्रीड करवा रहा हूँ माशाल्लाह से लव बर्ड्स, तो मैंने तो नेचुरल डाइट्स पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। ब्रीड्स तो मतलब माशाल्लाह हमें मल्टीविटामिन तो देने पड़ते हैं, लेकिन इतने एक्सीड लेवल पे कुछ लोग दे देते हैं जिससे बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न में, फिर वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अक्सर बर्ड जो हैं वो अपने आप को नोचना शुरू कर देते हैं ज़्यादा एक्सीड लेवल पे जब हम विटामिन यूज़ करते हैं। मैं एग फूड जो सोर्ट फूड जिसको हम कहते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। नेचुरल उसमें हम जो भी हर्ब्स वगैरह या मोरिंगा वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करके हम ब्रीड लेते हैं। लतीफ़ भाई, आपके मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान के कितने % लोग लव बर्ड फार्मिंग में आ चुके हैं, फ्यूचर कितने आएंगे? इरफान भाई, अभी तो तकरीबन 1% भी नहीं आए, और इंशाल्लाह जैसे इसमें मेहनत कर रहे हैं सारी सोसाइटीज़ वगैरह, तो ये इंशाल्लाह बढ़ेंगे और सबकी ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लतीफ़ भाई, आपके मुताबिक क्या एग्रीकल्चर की फील्ड पाकिस्तान की तरक्की में रोल प्ले कर सकती है? हाँ जी, बिल्कुल ये कर सकती है अगर एक्सपोर्ट खोल दी जाए तो। इस वक्त एक्सपोर्ट तो कहते हैं बैन है, अगर एक्सपोर्ट ओपन कर दी जाए बर्ड की तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरक्की कर सकती है। आदिल भाई, बहुत सारी फार्मिंग है बर्ड्स की, आपने लव बर्ड फार्मिंग को ही क्यों चूज़ किया? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? सब ठीक ठाक जी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एज ए पेट घर पे काफ़ी सारे बर्ड्स रखे हुए थे, तो लव बर्ड जो है ना वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से मैंने इसको प्रेफर किया और मैंने इसको ब्रीड कराया। और 2017 से मैंने प्रॉपर जो ब्रीडिंग सिस्टम है उसको कंटिन्यू किया। उससे पहले घर पे नॉर्मली जैसे लोग रखते हैं बजरी गर्द, इसी तरह मैंने रखे हुए थे, रा रखे हुए थे, अफ्रीकन ग्रे रखे हुए थे। तो बर्ड लवर में शुरू से ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर एक मेरे बहुत ही प्यारे मोहसिन मिर्ज़ा रहीमुल्लाह बेग साहब हैं, उनकी तरफ विज़िट हुआ तो उनका सेटअप देखा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा अच्छा इस तरह भी फार्मिंग होती, तो उसको फिर आगे मैंने मज़ीद कंटिन्यू किया और उनकी सपोर्ट थी मुझे बहुत ज़्यादा। वैसे भाई, आपके मुताबिक अच्छे एग्रीकल्चर को किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? सर, एक अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट को जो है वो बर्ड कीपिंग आनी चाहिए, और अच्छे बर्ड जो अच्छे ब्रीडर जो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, उसको वहाँ से बर्ड ला के अपने पास बर्ड ब्रीड करवानी चाहिए। तो वैसे भाई, एज लव बर्ड फार्मिंग को एज अ बिजनेस आप क्या इसका फ्यूचर का देखते हैं? सर, इसका फ्यूचर ही फ्यूचर है। लव बर्ड फॉरएवर है, तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह। मैंने इसमें देखा है, इसमें डाउनफॉल नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा अपने 5 साल के कैरियर में, और आगे भी इंशाल्लाह नहीं है। न्यू फैंसियर आता रहेगा, ये बिकता रहेगा। ये कहने की बातें हैं जी लव बर्ड डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लव बर्ड हमेशा चलता रहेगा। लव बर्ड फॉरएवर। साथ भाई, आपके मुताबिक न्यू फैंसर किन चीज़ों की वजह से डिमोटिवेट हो जाता है? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखता हूँ काम प्ले करती हैं। एक न्यू फैंसर नंबर 1 बाइंग में मिस्टेक करता है। वो अक्सर बाइंग के अंदर हम गलती करते हैं, हमें खुद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का नहीं पता होता, बर्ड्स की पहचान नहीं होती, और हम लोग ट्रस्ट करते हैं एज अ यानी कि ब्लाइंड मैन जाके हम चीज़ बाय करते हैं। जबकि अगर आप कंपैरिजन करें, आप मार्केट में अगर कोई भी चीज़ घर की लेने जाते हैं तो आप 4 से 5 शॉप्स में फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं, प्राइस जजमेंट करते हैं, फिर आप चीज़ उठाते हैं, अपनी वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन जब न्यू फैंसर मार्केट में आता है बर्ड लेने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। किसी भी बंदे को जाता है, जिस तरफ वो उसको बर्ड मिलते हैं वो लेकर आ जाता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वो ओवर बाइंग कर लेता है, ओवर प्राइस बाइंग कर लेता है। फिर जब अगले साल उसकी बारी आती है बेचने की, तो उसको वो मार्केट में प्राइसेस नहीं मिल रही होती। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप हमेशा प्राइस कंपैरिजन करें मार्केट के साथ, और चीज़ की पहचान पहले सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट में क्या चीज़ लेने जा रहे हैं, और आपको उसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। थोड़ा सा आप सीखें, यूट्यूब से सीख लें। यूट्यूब पे माशाल्लाह वीडियोस भरी पड़ी है, किसी भी म्यूटेशन को डाल दें, आपको पूरी डिटेल मिलती है। तो जब आप सीख के अच्छा बर्ड बाय करेंगे और उसको अच्छे तरीके से कीपिंग करेंगे, तो बर्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी प्राइस के, उससे अच्छी प्राइस के अंदर भी आप भी बेच सकते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है।
अच्छा भाई, एक नया बंदा अपना फार्म बना रहा है तो उसे क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि वो उसको किस लेवल पर लेकर जाना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले तो इनिशियल स्टेज पे उसको छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि ओपन शेड के बजाय कवर्ड एरिया जो है ना वो सिलेक्ट करें, क्योंकि कवर्ड एरिया में टेक केयर कम है और न्यू फैंसियर के लिए उसको मेंटेन करना और बर्ड को जो है ना वो आगे ब्रीड करवाना आसान है। शेर भाई, इतनी ज़्यादा बर्ड्स की फार्मिंग है तो आपने लव बर्ड फार्मिंग को ही क्यों चूज़ किया? लव बर्ड को अडॉप्ट करने का सबसे प्राइमरी रीज़न था कि उसके ब्यूटीफुल कलर्स हैं और प्लस इसके अंदर एक यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस ये है कि आप एक ही बर्ड में डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करके सिंगल यूनिट में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने हम इसमें कॉम्बिनेशंस ऐड करते जाते हैं बर्ड की खूबसूरती में इजाफा होता रहता है, इसलिए लव बर्ड को चूज़ किया। बशर भाई, एक नया बंदा इस फील्ड में आना चाह रहा है, उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? न्यू फैंसियर्स के लिए हमेशा से मेरी एडवाइस ये है कि आप एक अच्छे मेंटोर के साथ काम करें। इस हॉबी को सिर्फ कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ना देखें, आप इसको लर्निंग फ़ेज़ को भी इंजॉय करें, डेवलपमेंट फ़ेज़ को भी इंजॉय करें और ये एक अच्छा ज़रिया आमदन भी है। लिहाजा बर्ड की पहचान बहुत ज़रूरी है, जो आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के कर सकते हैं, वीडियोस देख के कर सकते हैं, या आपके पास कोई अच्छे मेंटोर हों वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहते हैं। और इसके अलावा आपकी अपनी एफ़र्ट्स होती हैं, आप बर्ड को कितने अच्छे तरीके से कीप कर रहे हैं, उसकी हेल्थ का कितना ख्याल कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में फ्लरिश करेंगे। अब एक नया बंदा इस फील्ड में आ रहा है तो नॉलेज कहाँ से गेन करे वो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखें जी, जब नए लोग आते हैं तो या तो उन्हें सब्ज़ बाग दिखाया जाता है या फिर उन्हें डराया जाता है। मीन्स के फेयर की गेम है या लालच की गेम है। तो मेरे नज़दीक नया बंदा जब भी आता है उसे चाहिए वो 3 माह 6 माह लगा के पहले नॉलेज गेन करे। नॉलेज गेन कहाँ से करना है? दुनिया का कोई भी काम है उसका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। जैसे लव बर्ड के अंदर लव बर्ड कंपोडियम की बुक है और उसके अलावा सीनियर ब्रीडर्स हैं। अगर आप किसी से अच्छे तरीके से बुर्दबारी से बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको टाइम देगा। मैंने बहुत सारे ब्रीडर्स के साथ स्टार्ट में रब्ता किया और मैंने उन्हें फेयरली कहा कि भाई मैं आपसे बर्ड नहीं लेना चाहता, मैं जस्ट आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका सेटअप देखना चाहता हूँ और आपसे गपशप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे वेलकम भी किया। मीन्स कि मेरी एक अपनी सेंसिबल अप्रोच थी कि मैंने एक हायर क्लास ब्रीडर्स को इस तरह अप्रोच किया कि उन्होंने मुझे टाइम भी दिया, उन्होंने मेरे साथ नॉलेज भी शेयर किया। तो जो लोग इस हॉबी के अंदर काम कर रहे हैं, मींस के गुड एंड बैड तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते स्टार्ट के अंदर, लेकिन ये है कि हम एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे, वो आगे आपको अच्छे लोगों का बताएंगे, यार वो भी फ़लाँ बंदा भी काम कर रहा है, फ़लाँ बंदा भी काम कर रहा है। आप पहले काम को सीखें, ठीक है। मिस्त्री जो होता है वो पहले दिन से आके ईंटें लगाना शुरू नहीं करता, वो हमेशा मज़दूर से शुरू करता है या हेल्पिंग से, हेल्पर के तौर पे। किसी दुनिया का कोई भी काम है पहले सीखा जाता है, बाद में किया जाता है। और मुझे नहीं समझ आती कि लोग लव बर्ड लेने जाते हैं या कोई भी दुनिया का बर्ड लेने जाते हैं, यूँ टेबल पे पैसे रख देते हैं, बैग में पैसे निकाल के देते हैं कि जनाब हमें ये ना आप इन्वेस्टमेंट करवा दें, आप हमारी सेटिंग कर दें। मीन्स कि दुनिया के किसी और काम में ऐसा नहीं करते। जैसा कि हम किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा, किसी ब्रांड को इवन नहीं कहा कि यार जो शर्ट मुझ पे सूट करती है ना, या आप अपनी पसंद की शर्ट मुझे दे दें। मीन्स कि कॉमन सेंस की बात है, लोग इससे हट के इतना मतलब कि लालच करते हैं कि यार ये मेरे पास पैसा है, ये बंदा ना मुझे ऊपर ले जाएगा। सर शॉर्ट टर्म कोई नहीं है, ठीक है। काम को पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नॉलेज वाले लोगों से, एक्सपीरियंस वाले लोगों से, बुक्स रीडिंग से, यूट्यूबर्स जो वीडियोस हैं, और उसके अंदर भी आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। आप किसी की बात मानेंगे नहीं। अगर आप 100% एक बंदे से एग्री कर जाते तो आप वहीं स्टॉप कर जाएंगे। आप डिफरेंट लोगों के ओपिनियन सुने, उनमें से अपने एनालिसिस के तौर पे आप उसमें से गेन करें, आपको सूट क्या कर रहा है, आपको अच्छा क्या लग रहा है, देन आप सेलेक्ट करें, तो उसके मुताबिक आप चल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के किसी भी काम में जो है ना शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट के ख्वाब देखते हैं वो शायद फ़िल्मों के अंदर ही दिखाए जाते हैं। 2-2.5 घंटे की फ़िल्म होती है, बस उस फिल्म के उठने के बाद बंदे को रात भर तक का होता है, जब सो के उठता है तो वो सारा ख्वाब चकनाचूर हो जाता है, या शायद ख्वाब में भी आ जाता हो कि शॉर्टकट लग जाएगा। तो दुनिया का, मेरे नज़दीक दुनिया का कोई भी काम शॉर्टकट के ज़रिए नहीं किया जा सकता। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, बेसिक को समझें सबसे पहले कि बेसिक हैं क्या, हमें क्या ज़रूरत है, हमारी पसंद क्या है। फिर सेकंड ये चीज़ है कि आपको खुद से क्या पसंद है, खुद की पसंद के ऊपर वर्किंग करें, ठीक है, उसको बेस्ट बनाएं। और मैंने जितना भी मुझे टाइम हो गया बर्ड्स के अंदर, मैंने डिफरेंट तरह के बर्ड रखे, लेकिन अभी मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ।
मैंने ये जजमेंट की है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि अच्छा बर्ड आप ख़ुद बना सकते हैं। हाँ, आप 1 से 2 बर्ड डिफरेंट लोगों की लाइनों से अच्छे बर्ड ले सकते हैं, लेकिन आप उनसे अच्छे बर्ड ब्रीड नहीं करवा सकते नॉलेज ना होने की वजह से, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। जब आप ब्रीडिंग के प्रोसेस के अंदर आते हैं तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आप खुद से गेन करते हैं, फिर लोगों से पूछते हैं। जैसा कि मुझे बीमारी में कोई मसला आता है तो मेरे एक तो दोस्त हैं, मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ। मीन्स कि मैंने बहुत ज़्यादा बर्ड रखा हुआ है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जिन चीज़ों में लेस होता हूँ मैं पूछने में शर्म महसूस नहीं करता। चाहे 10 लोग खड़े हों, चाहे फ़ोन कॉल करनी हो, चाहे फ़ोन कॉल करके उनका मैसेज आ जाए, मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं शाम तक उस चीज़ का वेट करता हूँ। मीन्स कि पेशेंस की गेम है, आपको पहले सीखना चाहिए, बाद में करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोग नए, पुराने और जो मिड में लोग हैं जो कि स्टार्ट करते हैं, मोडिशंस में आते हैं, उनमें सबसे बड़ा लूज़ पॉइंट ये कि एक फेयर फैला दिया जाता है, फ़लाँ बर्ड का रेट नीचे गिर गया, फ़लाँ बर्ड का, या तो वो ब्रीड ही नहीं करवाते उस बर्ड को, मतलब कि वो ब्रीड की तरफ से उनका फोकस हट जाता है, या मतलब कि वो ऐसे ही उठवा देते हैं सस्ते दामों के ऊपर। होल्डिंग पावर इस हॉबी के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आपकी सेलिंग के ऊपर जो डिपेंड कर रही होती है। आप बर्ड को दाना खिलाएं, आपके पास स्पेस होनी चाहिए। आपका बर्ड उम्र में जितना बढ़ता जाएगा और वो मोल्ड क्लियर करता जाएगा, बर्ड उतना अच्छा नज़र आएगा। मेरे पास इस सीज़न के अंदर ऐसे भी लोग आए, मैं कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे सका, तो मुझे लोगों ने अभी कोई 1.5 मंथ पहले मुझे कॉल की कि मुझे 6 से 7 मंथ का फ़लाँ बर्ड चाहिए। तो मैंने कहा आज मैं आपको 9 मंथ का दे देता हूँ। तो वो मेरी डिज़ायर के ऊपर मुझे मेरे रेट के ऊपर मुझसे बर्ड लेके गया, क्योंकि उसकी डिज़ायर थी 6-7 मंथ, मैंने उसको 9 मंथ का रेडी टू ब्रीड बर्ड दिया। तो इसलिए होल्डिंग पावर जो सबसे है ना, इसमें की पॉइंट है। और सबसे इससे आखिरी बात यह है कि राज़िक अल्लाह है, अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। अगर आपके बर्ड नहीं सेल हो रहे, आप लोगों के साथ अच्छी ताल्लुकात रखें, आप लोगों से भी शेयर करें कि अगर कोई आपके पास डिमांड आए, जैसे कि ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक के ऊपर, मतलब कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हम लोगों के साथ लिंक होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे टर्म्स होते हैं, उनको भी बताएं कि मेरे पास ये बर्ड अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई डिमांड आती है तो आप उनको मुझे रेफ़र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बर्ड की जो प्रेजेंटेशन है, उसकी पिक्चर, उसकी वीडियो, वो बेस्ट से बेस्ट बनाएं। वो जब आप दिल से बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली बेस्ट होती जाएगी। कोई भी फ़ोटोग्राफ़र पैदा नहीं होता, शो करने, मतलब कि जिसको शौक़ होता है ना, वो पिक्चर भी अच्छी बना लेता है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। अल्लाह राज़िक है, बिकता सब क्या है, गंद भी बिकता है, जिसको गंद हम कहते हैं हल्की क्वालिटी, ठीक है, हल्की क्वालिटी भी मिडिल क्वालिटी भी बिकती है, बेस्ट क्वालिटी तो खुद ब खुद बिकती है। तो इसलिए पेशेंस रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत करें तो इंशाल्लाह सब कुछ बिक जाता है। और एक और बात जो मुझसे मिस हो गई, हम इस हॉबी के अंदर काम कर रहे हैं, मुझसे पुराने लोग भी हैं, मैं भी हूँ, नए आने वाले लोग भी हैं। हमारी कोई जो एज सर्कल लाइफ अभी जो चल रहा है 60-70, इवन के सम लोग तो 50 भी कहते हैं, 60-70-80 साल बाद हमने मर जाना है। तो सो वी शुड हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द न्यू कमर्स। हम कोई भी दुनिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड हो, हमारा बर्ड्स से रिलेटेड है, लव बर्ड से रिलेटेड है, तो मैं लव बर्ड वालों से मुखातिब होकर कहता हूँ, लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं, लोगों के साथ नेक नीयती और खलूस के साथ चलें। किसी को मशवरा दे तो अच्छा दें, उसकी इन्वेस्टमेंट का कोई मशवरा मानता है तो उसे समझाएं। अगर कोई नहीं समझता तो उसे आप पिक ना करें, वो जहाँ जाके लुटता है तो उसे लुट जाने दें। तो ये वो चीज़ें हैं, मीन्स के जो करने से आप स्लोली ग्रो करेंगे और वन नाइट में आप चैम्पियन नहीं बन सकते। सो ये आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ेंगी। सर, इस टाइम बहुत ज़्यादा फैंसी लव बर्ड फार्मिंग में इन हो रहा है, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उसकी सबसे पहले ये एडवाइस है कि पहले उसकी हाउस कीपिंग आनी चाहिए कि बर्ड को आपने कैसे रखना है, क्योंकि इट्स नॉट ए गेम ऑफ द मनी कि आपने पैसा लगाया और पैसा बाहर निकाल दिया। इसमें आपको इसे हॉबी पहले आना चाहिए, पहले सीखना चाहिए कि बेसिक्स क्या हैं बर्ड्स को ब्रीड करवाने के लिए। जब तक आप हाउस कीपिंग और बर्ड की ब्रीडिंग नहीं सीखेंगे, आप प्रॉपर ब्रीडर नहीं बन सकते। और इसमें यही है कि आप उसको सीखें और उसकी हाउस कीपिंग को सीखें और फिर म्यूटेशंस का नॉलेज लें। अभी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सेंट्रलाइज नॉलेज बेस नहीं है, तो हमारी रिक्वेस्ट अभी सोसाइटी से भी LSP के अंदर आए, ECB के अंदर आए कि आप किसी एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाएं, नॉलेज बेस बनाएं, जिसमें कोई नया ब्रीडर आए, नया फेंसर आए, वो पहले वहाँ से जाए, नॉलेज गेट करे, उसको क्या चाहिए, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसको पता चले, और उसके बाद वो जाए। और इसी तरह इसकी लाइक इस तरह दराज है, बाकी सारी चीज़ें, इसकी कोई मार्केट प्लेस होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपना बर्ड को शो करे, उसको सेल और परचेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी छोटी सी एडवाइस है।